नमस्कार। अपनी दूसरी सरकार के आखिरी भाषण में नरेंद्र मोदी ने आज अपने आप को सबसे बड़ा ओबीसी बता दिया है। नरेंद्र मोदी पहली बार इतने भयभीत दिख रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की पिच पर खेलने के लिए मजबूर दिखाई दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी इससे पहले कहते थे कि उनके लिए सिर्फ एक ही जाति है और वो जाति है गरीब की जाति, लेकिन अब अपनी ही जाति का ढोल पीट रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी ये समझ गए हैं कि 2024 में सिर्फ राम मंदिर से दाल नहीं गलने वाली है, सिर्फ राम मंदिर से बात नहीं बनने वाली है? क्या 2024 में मोदी को खिसकती हुई सीटें दिखाई देने लगी जो अब उन्हें अब विपक्ष की पिच पर खेलने को मजबूर होना पड़ रहा है? आज मेरे साथ इन सब पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अशोक सर हैं। अशोक सर, राहुल गांधी अपने हर भाषण में हर बार दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं, जातिगत जनगणना का मुद्दा बड़े पुरजोर तरीके से उठाते हैं। क्या राहुल गांधी की बातों में वो अंडर करंट है जो लोगों में झूम रहा है, जो लोगों में घुल चुका है? उसकी वजह से नरेंद्र मोदी अब राहुल गांधी की पिच पर खेलने के मजबूर हो गए हैं, क्योंकि अशोक सर, यही मोदी जी विपक्ष को धर्म की पिच पर खेलने के लिए मजबूर किया करते थे, लेकिन अब खुद मजबूर हो गए हैं। देखिए, प्रज्ञा होता क्या है, जब तक आपके पास सीटें हैं, जब तक आपके पास जनाधार है, तब तक आपकी सारी बातें सही मानी जाती है। आप जो बोलो वो कानून होता है, आप जो बोलो विचारधारा होती है, आप जो बोलो वो सरकार, और आप जो बोलो वो देश की बात होती है। तो प्रधानमंत्री जी 2014 से लेके 2024 तक मन की बात करते आ रहे हैं। इसी को देश की बात, इसी को विश्व की बात, इसी को सबके कल्याण की बात, ये वो लोगों पे थोप रहे थे, क्योंकि पीछे 305 का एक समर्थन था। अब फिर से समर्थन रिन्यू करने का टाइम आ गया है। 2014 में खंडित विपक्ष, कमजोर कांग्रेस, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, एक गुजरात का बहुत ही वाहियात मॉडल जिसको विकास का मॉडल करके बेचा गया और इस देश की भोली जनता ने उनको खरीद लिया। उसके बाद एक शक्तिशाली नेता जो 100 दिन में महंगाई कम करेगा, 15 लाख रुपए अकाउंट में डालेगा, विदेश से पैसा लेके आएगा, दाऊद को पकड़ के लाएगा, लाल आंखों से देखेगा तो चाइना 10 फीट पीछे चला जाएगा, कई बातों के साथ आया था। 5 करोड़ नौकरियां देगा। फिर पुलवामा हुआ और कहा कि मुझे अब 5 साल और चाहिए, 5 साल और दी। अब क्या? अब राम मंदिर भी हो गया। इनका खुद का आकलन 230 से 35 के बीच में अटका हुआ है। इसीलिए प्रधानमंत्री का जो आखिरी भाषण आप कह रही थी सदन में, वो बहुत ही ढीला था। खुद पे जो एक आत्मविश्वास का भरा हुआ रहता था, वो खुद पे ही उनका विश्वास नहीं था, ऐसा लग रहा था। उनके पास कहने के लिए बहुत था, लेकिन वो पूरा टाइम जवाहरलाल नेहरू की गलतियां गिना रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू ने ये कह दिया कि चाइना देखो कितना मेहनत वाले लोग हैं, जापान कितने मेहनत वाले लोग हैं, हम लोगों को भी मेहनत करनी चाहिए। यदि किसी का उदाहरण देके आप मदद करने की बात, आप मेहनत करने की बात करते हैं, तो इसके मायने ये नहीं है कि नेहरू ने ये कहा कि भारत की जनता नालायक है, भारत की जनता आलसी है, भारत की जनता सोती रहती है। ये कतई नहीं कहा। नेहरू इस बात को जानते थे कि इस भारत जनता ने ही रास्ते पर उतर के संघर्ष करके अंग्रेजों को भगाया है। देश को आजादी यदि मिली है तो वो आलसी लोग और सोते हुए लोगों से नहीं। नरेंद्र मोदी जी को ये जानना चाहिए, जिन लोगों ने संघर्ष किया उसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे। वो हमारे प्रधानमंत्री जैसे बांग्लादेश के टाइम पे कुछ महीनों के लिए अंदर ये कहते गए थे, पता नहीं गए कि नहीं गए, लेकिन नेहरू की 8 साल की जेल काटी। कुल मिलाकर जब आपको कुछ नहीं होता तो आप नेहरू को कोसते हो। नेहरू की गलती से देश ऐसा है। ये नेहरू की दूरदृष्टि थी, ये नेहरू का एक विजन था कि आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। नेहरू की यदि विजन नहीं होता तो ये चाय ही बेच रहे होते, ये प्रधानमंत्री कभी नहीं बनते। परिवारवाद का बार बार कहते हैं कि परिवारवाद, मोदी का कांग्रेस को कोसना तो बिल्कुल उनका वही पुराना वाला टेप लगातार बज रहा था। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को घोषित किया कि मैं सबसे बड़ा ओबीसी हूं, उसके बाद उन्होंने उसी कांग्रेस पे आते आते उन्होंने ये कह दिया कि कांग्रेस ने
कभी समाज का भला ही नहीं किया। सबसे बड़ा ओबीसी तबका हमारे तरफ उनका कभी ख्याल ही नहीं गया, इसलिए आज ऐसी स्थिति में है। बराबर है, कांग्रेस का ख्याल कभी नहीं गया, क्योंकि कांग्रेस ने ओबीसी, आदिवासी, दलित ये नहीं देखे। कांग्रेस ने सबका विकास करने का प्रयास किया। कांग्रेस ने कभी तुष्टीकरण का काम नहीं किया। ये कहते हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों को आगे बढ़ाया, तो कांग्रेस ने मुसलमानों को आगे बढ़ाया तो आपने स्मृति ईरानी जी के काय को भेजा? अभी वहां भारत के मुसलमान आते हैं उनकी व्यवस्था देखने के लिए, क्यों भेजा आपने? तो करता सभी है। अब क्या हुआ, जातिगत जनगणना एक गले में फंसा हुआ हड्डी है। तो ये जातिगत जनगणना के लगातार खिलाफत करते आ रहे। 2011 में जो जातिगत जनगणना और आर्थिक सर्वे हुआ था उस आंकड़ों पे बैठ गए, बोले वो साइंटिफिक नहीं है। फिर जब नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना शुरू की तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़े। बार बार जातिगत जनगणना से जातियों में हिंदुओं में बंटवारा करने का प्रयास कर रहा है। तब मेरी जाति सिर्फ एक है, वो गरीबी जाति है, गरीबी एक जाति है सिर्फ, इसका ढिंडोरा पीट रहे थे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव में आते आते अमित शाह भूल गए कि जातिगत जनगणना से हमें बेर नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भी उसके फेवर में, लेकिन फॉर्मेट अलग चाहिए। कौन सा फॉर्मेट अलग चाहिए? क्योंकि अब आपको ये समझ में आ गया कि जब तक आप अपने आप को ओबीसी नहीं कहोगे, आपके 335 की सीटें आगे बढ़ेगी नहीं। लेकिन ये कितने दोगले हैं प्रज्ञा जी, यहाँ पे ओबीसी ओबीसी करते हैं और महाराष्ट्र में मराठा वर्सेस ओबीसी झगड़ा लगवा दिया है। मराठा को आरक्षण देंगे करके चीफ मिनिस्टर से लेकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक तरफ से ढोल बजाते हैं, दूसरी तरफ अपने ही कैबिनेट के एक मंत्री छगन भुजबल को मराठों के खिलाफ आग उखाड़ने के लिए छोड़ देते हैं। उसी कैबिनेट में देखिए, आज प्रधानमंत्री जी क्लियर कट कहे कि मराठों को हम कुणबी सर्टिफिकेट देके ओबीसी नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैं ओबीसी हूं। ओबीसी एक बड़ा तबका है। महाराष्ट्र में अलग बात करते हैं, देश में अलग बात करते हैं। इस बात का ये गारंटी है। नरेंद्र मोदी ये कहते आए हैं कि मैंने कभी जाति का सहारा नहीं लिया। बड़े बड़े मंचों से, रैलियों में उन्होंने बात कही है। जाति का सहारा नहीं लिया, जाति का सहारा नहीं लिया तो जिसने जातिगत जनगणना की उसके चरणों में जाके क्यों बैठ गए नीतीश कुमार के? क्या जरूरत थी नीतीश कुमार की? क्योंकि प्रज्ञा जी, जो हमारे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि मोदी है तो गारंटी है, अब मोदी जी को खुद की ही गारंटी नहीं रही। अब उन्हें गारंटी चाहिए नीतीश कुमार की, अब उन्हें गारंटी चाहिए झारखंड के चीफ मिनिस्टर को जेल डालने की, उन्हें ईडी से गारंटी चाहिए जीतने की, इनकम टैक्स से गारंटी चाहिए जीतने की, सीबीआई से गारंटी चाहिए। नरेंद्र मोदी बहुत भयभीत दिख रहे हैं। भयभीत इसलिए कि जब कोई नेता के पास आने वाले समय में हारने के सारा दृश्य सामने दिखता है, हार सामने दिखती है, तो डरेंगे तो सही, क्योंकि करेंगे क्या? ये उतना ताकतवर विपक्ष नहीं होगा। इन्हें पता है ये जो बीज बो के गए हैं विषैले, जो ईडी और जिसके अब फल इतने बड़े बड़े वृक्ष बन चुके हैं, उन्हीं वृक्षों के छाया में इनको भी बैठना पड़ेगा। जब ये विपक्ष में होंगे तब कितने बीजेपी के नेता ईडी के रडार पे होंगे, कितनों की संपत्तियां जब्त होगी, कितने लोग अकूट संपत्ति लेके घूम रहे हैं, कितने बिल्डर अंदर होंगे। क्या ये डर नहीं है इनको? तब लाल डायरिया मिलेगी, तब भी डायरी का रंग लाल हो सकता है, तब भी एफिडेविट आ सकते हैं। कोई 500 करोड़, कोई 700 करोड़ कहेगा, पता पड़ेगा जिस सेठ को सब कुछ कमा के दिया उसी सेठ ने एक एफिडेविट दे दिया कि भाई साहब मुझे तो जबरदस्ती दे रहे थे, मैं तो लेना नहीं चाहता था, मैं डर रहा था इनसे। तो क्या जेल जाएंगे? इसीलिए चुनाव जीतने के लिए ओबीसी बनेंगे, चुनाव जीतने के लिए उत्तर प्रदेश से अपना रिश्ता बता देंगे, चुनाव जीतने के लिए यदि ये आदमी महाराणा प्रताप के घोड़े की माँ अपनी गुजरात की बताता है तो ये किस हद तक जा सकते हैं चुनाव जीतने के लिए, आप समझ जाइए। इसलिए प्रधानमंत्री जी के इस भाषण से राहुल गांधी की जो बातें हैं, जिस तरीके से उनके हर भाषणों में हम देख रहे हैं, दलितों की बात, पिछड़ों की बात, जातिगत जनगणना की बात, क्या उनकी बातों में वो अंडर करंट है, मतलब जो लोगों में काम कर रहा है, जिसकी वजह से आज नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी की पिच पर उतर करके ओबीसी वाला ढोल पीटना पड़ा?
प्रज्ञा जी, राहुल जी के बातों का अंडर करंट है जिसका करंट इनको लग रहा है। हम्म। यकीनन राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं, सर्वांगीण विकास की बात करते हैं और सही मायने में रोजगार की बात करते हैं। पकौड़ा तलने को रोजगार नहीं मानते। तो वो जनता में अंडरकरंट इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि जनता को लगता है कि उनकी वेदनाओं को कोई शब्द दे रहा है, उनकी अपनी बात कहने वाला भी तो कोई है। कब तक वो मन की बात सुनेंगे? उनकी बात कौन सुनेगा? उनकी इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी को सुनाए। तो राहुल गांधी ने अपना जो बोल है राहुल गांधी के, आवाज राहुल गांधी के है, जो शब्द निकल रहे वो राहुल गांधी के नहीं है, वो शब्द इस देश की पीड़ा है। इसलिए डर है। उमड़ता हुआ जन साहब, राहुल गांधी कोई शाहरुख खान या सलमान खान तो नहीं कि पिक्चर अभी 4 सुपरहिट हो गई तो लोग देखने आ गए। एक दाढ़ी बढ़ा हुआ युवक कभी दाढ़ी कटवाता है, कभी बढ़ाता है, कभी साइकिल रिक्शा पे चलता है, कभी किसी की रिक्शा ढोता है, कभी खेत में जाकर खड़ा हो जाता है। उड़ाइए, मजाक उड़ाइए आप उसका। उसने कुत्ते को बिस्कुट क्या खिलाया तो उसने अपने मजाक उड़ा दिया कि कुत्ते को क्यों बिस्किट खिलाया। अरे भाई गजब का ये। आप गाय को लेकिन चारा सर खिलाते कोई मजाक नहीं उड़ाता हम्म किसी भी जानवर के ऊपर। और कुत्ते कुत्ते का तो धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। हम्म स्वयं यमराज कुत्ते का रोल, मतलब कुत्ते का रूप लेकर धर्मराज के साथ जब पांचों पांडव स्वर्ग के रास्ते पे निकल गए, सारे रास्ते में मृत पाए हो गए, अकेले युधिष्ठिर जो ऊपर चले जिसे धर्मराज कहते थे, तो साथ में एक कुत्ता था। ऊपर जब उसको पूछा गया कि भाई, द्वारपाल ने कहा कि आप अंदर आ सकते स्वर्ग में, ये कुत्ता नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि साहब ये कुत्ते ने मेरे को यहां तक साथ दिया, मैं कुत्ते को नहीं छोड़ सकता। हम्म तो कुत्ता तो पूजनीय है हमारे यहाँ। अब उसको बिस्किट सर खिलाए तो बीजेपी वालों को तकलीफ हो रही है। जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी ने संसद को रैली का मंच बना दिया, भाषणों का अड्डा बना दिया, जिस तरीके से नारे लग रहे थे अब की बार 400 पार, इस पर आपकी क्या राय है सर? देखिए, वो 24 घंटे 24/7 चुनावी माहौल में रहते हुए, वो अमेरिका में भी जाके जब नॉन रेसिडेंट इंडिया को बोलते तो उनका टारगेट इधर रहता है। जो आदमी अपना जन्मदिन के दिन माँ का आशीर्वाद भी इवेंट बनाता हो, और मेडिटेशन के लिए गुफा में जाना भी इवेंट होता है, फोटोग्राफर को लेके जाता हो, जो राम के प्राण प्रतिष्ठा को भी एक इवेंट बनाता हो। पहले तो इवेंट हमारे यहाँ फिल्म फेयर पुरस्कार हुआ करते थे, या किसी बड़े लोगों के यहाँ शादी के इवेंट होते थे। अब तो मोदी जी ने हर चीज का इवेंट बना दिया। G20 तो इवेंट है, किसी का मृत्यु तो इवेंट है। तो इवेंट तो होगा, एक इवेंट मैनेजर करेगा क्या? 24 घंटे उसकी नजर हर चीज को इवेंट बनाने में होती है, तो वो बना रहे हैं। इसे मुझे आश्चर्य नहीं। उनका आखिरी भाषण भी हताशा भरा था। उनका आखिरी भाषण, उनके तर्कश के सारे तीर खत्म हो गए थे, बताने के लिए उपलब्धियां कुछ नहीं थी। 81 करोड़ लोग 5 किलो अनाज से यदि जिंदा है इस देश में, इससे ज्यादा भयावह स्थिति देश आजाद होकर अंग्रेजों के टाइम पे भी नहीं थी। लेकिन सर, जो मोदी विपक्ष को अपनी पिच पर चलने के लिए मजबूर कर देते हैं, वो मोदी राहुल गांधी की पिच पर चलने के लिए क्यों मजबूर दिखाई दे रहे हैं? एक कहावत है प्रज्ञा जी, अच्छा तैराक वही डूबता है जहां पानी कम होता है। ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस और आत्ममुग्धता कि अडवाणी जी से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक सब लोगों को ठिकाने लगाना, मंत्रिमंडल में किसी भी सहयोगी मंत्रियों की इज्जत ना करना, उन्हें नौकर जैसा ट्रीट करना, ये क्या है? राम जन्मभूमि में जो अभी, मतलब राम प्राण प्रतिष्ठा में जो इवेंट हुआ, उसमें क्या था? अंदर योगी क्या कर रहे थे समझ में नहीं आया था। मोहन भागवत क्यों खड़े थे वहां पे? क्या रोल था उनका वहां पे? दूल्हे के साथ जो 4 लोग चलते वही रोल में थे वो।
यह अपमानजनक स्थिति थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह तो नहीं कहा था कि प्रधानमंत्री सब कुछ करेंगे। ये काम धर्माचार्य का है, धर्माचार्य को करने दीजिए, धर्म के अनुसार करने दीजिए, उसमें अपनी राजनीति मत घुसेड़िए। क्योंकि आपको 2024 के चुनाव के पहले राम लला की प्रतिष्ठा करनी थी, तो अपने मंदिर में कर दिया आप, और बस गाजा वाजा बजा रहे हो। लेकिन अब तो समझ में आ गया है शायद कि राम मंदिर से बात नहीं बनने वाली। क्यों सर? राम मंदिर से बात नहीं बनेगी। लोग बोलते ठीक है, राम आ गए, बैठ गए, अब राम राज्य की बात करो। आप ही ने कहा था राम काज हो गया, आप राजकाज करेंगे। तो राजकाज कहां कर रहे हैं महाशय? आपका एक विधायक दिन दहाड़े आपके सहयोगी पार्टी के एक नेता को गोली मारता है पुलिस स्टेशन के अंदर। यह आपके एनडीए के कैरेक्टर है, एनडीए के गठबंधन का कैरेक्टर। और या जरा ममता ने कुछ बोल दिया तो तुरंत सारे गोदी मीडिया चिल्लाने लगते कि ममता जी ने तोड़ दिया, तोड़ दिया। और एक बीजेपी के विधायक ने एकनाथ शिंदे के एक कारपोरेटर को गोलियों से भून दिया थाने के अंदर। एनडीए गठबंधन टूटता नजर नहीं आया इनको, तार तार होता हुआ। तो कुल मिलाकर ये इस बात की बार बार इंडिकेशन दे रहे हो, इंडिकेशन समझने की जरूरत कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है। यदि 2024 की राह बहुत सामान्य बहुमत 272 का उसके लाले पड़े हुए हैं। अशोक सर, आखिरी सवाल है। एक झटका भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में लगा, क्या दूसरा झटका बिहार में लगने वाला है? देखिए, बिहार की स्थिति बड़ी अजीब है प्रज्ञा जी। यदि आपको मैं कहूं तो आप हंसेगी इस पे। जनरली होता है कि सत्ता पक्ष सरकार विश्वास का मत हासिल करने के लिए प्रयासरत रहता है और विपक्ष सरकार गिराने को। बिहार में पूरा विपक्ष इकट्ठा हुआ है कि किसी भी हालत में नीतीश की सरकार गिरनी नहीं चाहिए। बिल्कुल गिरनी नहीं चाहिए। उन्हें यह डर, गिरनी नहीं चाहिए, उन्हें डर है कि बीजेपी 11th आवर पे ऐसा कोई गेम करके यदि नीतीश बाबू की सरकार गिरा दे, विश्वास बस मत फेल हो जाए और राष्ट्रपति शासन लागू करे, तो फिर बीजेपी अपने नेतृत्व में चुनाव करवाना चाहती है। नीतीश कुमार के साथ बीजेपी है, लेकिन नीतीश कुमार फिर इतना नंगा नाच नहीं चलने देंगे जो चंडीगढ़ में हुआ। इसलिए जब मेरी बात हुई कुछ विधायकों से, उन्होंने कहा कि अरे हमें तो डर है, हम तैयार बैठे हैं, यदि इन्हें बैकआउट किया तो हम नीतीश बाबू की सरकार तो बचा के रहेंगे। लेकिन सर, जिस तरीके से कांग्रेस ने पहले अपने विधायकों को दिल्ली बुलाया और उसके बाद उन सबको हैदराबाद भेज दिया, उस तरीके से लग रहा है कि कोई बड़ा खेल शायद तेजस्वी और कांग्रेस मिलकर के कर सकते हैं 12 फरवरी को। तेजस्वी और कांग्रेस मिलकर खेल तब करेंगे जब कहीं ना कहीं बीजेपी या जनता दल से लोग टूटेंगे। उन्हें चिंता सरकार गिरने की है और राष्ट्रपति शासन। लेकिन जीतन राम मांझी ने कहा है कि एक रोटी से काम नहीं चलने वाला, एक रोटी से पेट नहीं भरता है। उनको SC/ST मंत्रालय मिला है उनके बेटे को, उससे वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। अरे कई जब तो दूसरी रोटी क्या, उनको तो तेजस्वी की पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का पद मतलब ऑफर मिल रहा है। उसको तो तेजस्वी ने कहा रोटी क्या मांग रहे हैं चाचा जी, पूरी थाली उठा के लिए सजा के बैठे हैं। और मांझी उधर चले गए तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन वर्तमान में जिसने मुझे कहा कि बोले हमें तो ये लग रहा है कि बीजेपी कोई षड्यंत्र कर रही है, और यदि नीतीश की सरकार गिरा दी बीजेपी ने और नीतीश को बदनाम करने का प्रयास किया तो नीतीश को खत्म कर पाएंगे। क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि जैसा यूपी में हुआ वैसा ही 2 पार्टी रूल रहे, एक तरफ समाजवादी पार्टी, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ आरजेडी, एक तरफ बीजेपी। जनता दल यूनाइटेड ही एक सॉफ्ट टारगेट है जिसको वो खा सकते हैं, जैसा ममता को वो खा गए, जैसी वह सॉरी बहन जी को खा गए करीब करीब 24-25% से 12% पे लिया है। तो ऐसा ही एक प्रयास इनका वहां है। क्योंकि नीतीश बाबू कुछ भी हो जाए, नीतीश बाबू पूरा गेरुए में रंगते नहीं है, प्रॉब्लम है उनका। कभी कभी उनका जमीन जग जाता है और फिर जग के इधर वापस आ गए तो लालू जी ने तो कह ही दिया कि हम शिव है भैया, कितनी बार जहर दो हम पी लेंगे। बिहार का मामला अभी सल्टा नहीं है।
जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर। तो 2024 में नरेंद्र मोदी को कुछ राह आसान दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि उन्होंने संसद में जिस तरीके के से रैली का मंच बना दिया, 400 पार के नारे लगे, तो उसके बाद लग रहा है कि बीजेपी इस वक्त पर 2024 को लेकर बहुत खौफ में है, बहुत डर में है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ अशोक सर थे। आप सभी दर्शकों का शुक्रिया, आभार, नमस्कार।